सूर्य की तलाश में किसके घर को जाओगे, दीप निष्ठा को जगाओ अन्यथा मर जाओगे। ठीक है साथियों, आपका स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने 5 रुपए से लेकर करोड़ तक का अपना बिजनेस खड़ा किया है। आज हमारे साथ में वो शख्स हैं, समाज सेवी बिजनेसमैन निहाल सिंह लोधी जी। नमस्कार सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है और भारत के साथ साथ आपके प्रोडक्ट किन किन देशों में बिकते हैं। हमारी कंपनी जो है किसानों के साथ मिलके लगभग 3 राज्यों में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लगभग 42 अभी 42 प्रोडक्ट हैं हमारे पास में। इसमें कुछ मसाले हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं और कुछ एसेंशियल ऑयल है, थोड़ा बहुत दालें और चावल वगैरह भी है। तो इसका हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 10 देशों में अभी कंटिन्यूस हो रहा है। कुछ और देश हैं जिनमें छोटा मोटा हो रहा है। अगर टोटल करें तो 15 देशों में हमारा अभी इस समय एक्सपोर्ट हो रहा है। बाकी कुछ भारत की भी जो सही कंपनियां हैं जो अच्छा प्रोडक्ट को लाइक करती हैं, उनके साथ में भी हमारा कोलैबोरेशन है। लेकिन अभी भी 80% लगभग हमारा बाहर है, जिसमें मुख्यतः जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, इंग्लैंड और आपका जो है ये 4-5 मुख्य देश हैं। बाकी ओवरऑल लगभग 15 कंट्री में जा रहा है। आपकी ये बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई और 5 रुपए से लेकर करोड़ तक का जो आपकी ये सफर रहा, 5 रुपए से करोड़ तक की जो कहानी है वो सर क्या है? ये चूंकि बहुत पीछे मुझे जाना पड़ेगा। जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने हमारी एक नई यूनिवर्सिटी खुली थी मेरठ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं उस यूनिवर्सिटी में जब उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें गया तो वहाँ एक लेक्चर मैंने सुना था। मुझे उनका नाम याद नहीं है जिनका ये लेक्चर था, क्योंकि मैंने जब उनका नाम बोला गया वो तो बहुत ज्यादा नहीं सुना, लेकिन लेक्चर के बीच में जो उन्होंने केमिकल जो है उसका बैड इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे शरीर पे, हमारी खेती पे क्या पड़ रहा है उसके बारे में बताया। और वो मेरे लिए उस समय प्रभावित हुआ। तो जो मेरा जैविक खेती जिसका आज बिजनेस है मेरा, इसका सफर तो शुरू वहीं से हो गया था। अपने खेत से एक आधा एकड़ के लगभग जमीन लेके पापा से, और वहां से मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। दूसरा, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फिर मैं इधर उधर नौकरी के लिए तलाश जारी की। करना तो IFS चाहता था, फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि पेड़ पौधों से लगाव था, आज भी है, तो उसको करता रहता हूँ। परिस्थितियां परिवार की अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं स्टडी आगे जारी रखूं। मुझे चूंकि घर का सबसे बड़ा बेटा था तो मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी का एहसास भी था, और घर की परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं अब उनकी कुछ हेल्प करूं आर्थिक, ना कि अपनी स्टडी कंटिन्यू करके उन पे और ज्यादा समय वो नहीं दे सकते। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कोई प्राइवेट नौकरी कर लेता हूं, लेकिन सब केमिकल कंपनियां वाली थी तो मेरे मन का विषय था ही नहीं। 1-2 कंपनी में की मगर मन नहीं लगा। फिर एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस जो योजना है, वहां से मैंने एक लोन उस समय मिल रहा था 5 लाख रुपए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के। तो घर में यही एक मानसिक उलझन मेरी चल रही थी कि मैं अपनी IFS की तरफ फोकस करूं या घर की परिस्थितियों की तरफ देखूं। घर वाले चूंकि गांव में, हम बहुत इंटीरियर में मेरा गांव है, तो वो ये सोच रहे थे कि अब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, इसका मतलब मैं सर्वथा योग्य हो गया, कोई भी नौकरी मुझे आराम से मिल जाए। बेरोजगारी का क्या आलम था वो हम लोग समझ सकते थे। लोग उनके समय में
ग्रेजुएशन बहुत बड़ी बात थी, और जितने भी उनके समय के ग्रेजुएट थे सब कहीं ना कहीं जॉब पे थे, पापा के या ताऊजी थे हमारे उनके समय के। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अब पढ़ाई से होने, अब किसी भी तरह से कुछ भी करो, हमें लाके पैसे लाके दो या कहीं पर भी नौकरी जॉब करो। मैंने उनको बताया कि देखो इस तरह की जॉब और ये सब चीजें हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन इसी बात पे बहस हो रही थी। वो अपनी जगह सही थी, लेकिन मेरा एक अपना अलग सपना था। उस समय व्यापार मेरा सपना कम से कम ऐसे तो नहीं था, क्योंकि मैं एक्सीडेंटली आया। फिर घर पे कहा सुनी हुई, पापा से आर्गुमेंट हुए, ताऊ से हुए, मैं छत पे सोने चला गया और सोचता रहा। तो वो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस योजना के बारे में 1-2 दिन पहले अखबार में पढ़ा था जी। तो मैंने सोचा अब केवल एक यही रास्ता है, तो लोन लेके काम किया जाए। तो मेरे पास पैसा नहीं, तो मेरी छोटी बहन थी, मैंने उससे कहा तेरे पास कुछ पैसा है? उसकी अपनी सेविंग्स रहती थी छोटी मोटी, तो उसने कहा भैया 5 रुपए। तो मैं वो 5 रुपए लेके निकल गया घर से। तो वहां से फिर एग्री क्लिनिक बिजनेस किया, अच्छा हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, फिर बिजनेस चेंज किया। जब आपने सर इसको अपने काम को आगे बढ़ाया, उस समय घर वालों ने शुरुआत के समय में आपका सहयोग किया? नहीं, उनका ये था, क्योंकि गांव में और उसमें ये था कि इसने लोन ले लिया है, ये सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे घर में किसी ने व्यापार किया ही नहीं था कभी जी। और कहीं ऐसा ना हो जमीन बिक जाए या ये हो जाए, तो वो हमेशा उनका एक उस पैसे का यूज तो घर में हुआ, जो भी चीजें थी उनका तो काम चला, मगर जो एक मानसिक सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और कहीं ना किसी हद तक वो सही भी थे, क्योंकि वो 5 लाख रुपए जो मैंने लोन लिया था, वो लोगों ने, मैं सरल आदमी था, बिजनेस जानता नहीं था, तो लोग उधार और ये सब लेके वो मेरा पैसा इधर उधर ही हो गया। इवन कि बैंक का लोन भी रीपे करने की क्षमता नहीं थी। तो आपके जीवन में वो बुरा समय भी आया? बहुत बुरा समय था वो, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं वहां से निकल के आया जहां पर लोग मेरा 2007 में मैंने मटर के बीज का काम किया था, और मटर लगी हुई थी मेरी, जिसमें इन्वेस्टमेंट मेरा भी था, किसान का भी था। किसान का खेत था मेरा, बीज वगैरह का इन्वेस्टमेंट मेरा था, और हमारे एक बाईबैक की गारंटी थी। तो वो ओलावृष्टि में सारी फसल खराब हो गई। तो वो एक जो मेरी एक उम्मीद थी, सबसे बड़ी उम्मीद, जब वो टूटी तब बुरा समय शुरू हुआ। बुरे समय में सर क्या होता है कि लोग आलोचना करते हैं, समाज के भी और अपने परिवार दोस्त भी, कि इससे अब कुछ नहीं होने वाला है। आजकल के युवा भी स्टार्टअप करते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप डूब जाते हैं, जिससे क्या बहुत ज्यादा वो निराश होते हैं और उनको फिर लगता है सुसाइड या गलत रास्तों के सिवा कुछ भी जीवन में नहीं रहा है। तो वो ऐसे हालातों से कैसे बाहर निकले? देखिए, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो कि जब कहीं पर कोई रास्ता नहीं दिखता है तो खुद का अवलोकन करें, मैंने गलत काम किया। अगर मैंने गलत नहीं किया है तो निश्चित है कि ये मेरी फिर परीक्षा है जी। ये फाइनल डेस्टिनी नहीं है मेरी। मैं गलत लोगों से मिल गया, गलत लोग मुझे मिल गए, या ये मेरे लिए एक लेसन है। कभी कहीं पर भी ईश्वर ने ये जीवन बड़ा सुंदर जीवन दिया और संभावनाएं चारों तरफ भर दी हैं। कभी कभी हम उन्हें देख नहीं पाते, इसलिए निराशा हमको घेर लेती है। तो युवाओं से मेरा यही कहना है कि दुनिया ने मारे पत्थर बहुत सारे, दुनिया ने मारे पत्थर बहुत सारे, मारेंगे पत्थर लोग, तोड़ेंगे तो मैं अपना आधिपत्य साबित करने के लिए या अपने आप को तुमसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए तुम्हें हर तरह से मन से उससे तोड़ेंगे। दुनिया ने मार, और तुम्हें क्या करना है बस वो है कि दुनिया ने मारे पत्थर बहुत सारे, मैंने उन्हीं को जोड़कर ये घर बना लिया। तो
तो सकारात्मक रहें हमेशा। ईश्वर हमेशा संभावनाएं रखता है, पर एक रास्ता बंद होता है, दूसरे को थोड़ी देर शांत बैठे, फिर दूसरे को खोजने का प्रयास करें, ना कि जो बंद हो गया है उसी पे अपने आप को बस देख के और डिप्रेस करने का या और निराश होने का प्रयास ना करें। आशाएं की किरण है, बस ये है जो निराशा आज तुम पे है उससे निकल के देखो। मैं जब निराशाओं में गिरा, कुछ लोगों के मुझ पे पैसे थे, उनके फोन आने लगे, घर वाले कि मैं हमने तो पहले ही कहा था, पड़ोसी जो थे वहां जिनका ये कहीं ना कहीं एक अंदर एक जलन थी कि अब ये शायद निकल जाएगा, लेकिन उन्हें एक खुशी हुई उनके चेहरे पे देखी जा सकती थी। लोगों ने ताने भी दिए कि अब जमीन बिकेगी, ऐसा गांव में जमीन ही सबसे बड़ी वो होती है। पापा भी ताने देते थे, कोई भी मतलब हर व्यक्ति फिर अपनी राय देता था। जिसने कभी 10 रुपए का बिजनेस नहीं किया वो भी मुझे राय देता था। मैं सुनता था सबकी और किसी से मैंने आर्गू नहीं किया। उस समय मेरा ये भी कहना है खासकर युवाओं से, आर्गू से बचे किसी से भी, क्योंकि आर्गू से आपका एक हीट ही जनरेट होगी, लाइट जनरेट नहीं हो सकती। खुद का अवलोकन करें, इनसाइड जाए तो तुम्हें लाइट मिलेगी, इसमें आगे बढ़ोगे। तो मैंने आर्गू से बचा और मैंने यही कहा, ईश्वरवादी व्यक्ति हूं, और तो मैंने हमारे यहाँ पर देवस्थान था, मैं वहां जाता था रात को, और बहुत ज्यादा पूजा पाठ तो कुछ मुझे आता नहीं। मैं इतना ही कहता था कि देवी माँ अपने शुद्ध हृदय से कि मुझे रास्ता दिखाओ, अंधेरों में घिर गया हूँ, बाकी तो किसी से उम्मीद है नहीं जिनसे मैं बात करता हूँ। तो अपॉर्चुनिटियां मुझे दिखी, तो ऐसे में आर्गू से बचे और ये कहे कि ये लोग कह रहे हैं सही, जो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं और मुझे लगता है कि गलत थी, तो यहाँ आर्गुमेंट शुरू होता है। तो मैं आर्गू नहीं करता हूँ, मैंने गलत सिद्ध करके दिखाता हूँ। सर होता क्या है कि जब कोई युवा कोई स्टार्टअप शुरू करता है, अब वो अपने विचार अपने माता पिता के सामने रखता है कि मुझे ये करना है, माता पिता कहते हैं ऐसा नहीं वैसा करना है, तो जो आपस में उनके बीच में जो कलह रहता है, तो युवा किस प्रकार से अपने माता पिता को समझा सके और माता पिता उसका सपोर्ट करे, उसका भी कोई रास्ता ऐसा निकाला जा सकता है जिससे कि वो ही मान जाए और जो काम करना चाहता है वो दोनों लोगों में आपसी सामंजस्य के साथ वो अपने कार्य को आगे बढ़ा सके। हाँ देखिए, इसमें क्या है, जैसा कि जो मैंने अपनाया इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। वैसे तो पहले तो माँ बाप से मुझे एक निवेदन है कि अगर आपका बेटा कुछ करना चाह रहा है, आपने उसको इसीलिए पढ़ाया लिखाया कि भाई वो कुछ जीवन में कर सके, तो उसको सुने, समझें, उसका सहयोग करें। हो सकता है कभी उसकी डिमांड ऐसी हो कि जो गलत हो, प्यार से समझाओगे तो वो शायद समझ जाएगा, लेकिन अगर आर्गू करके कि नहीं तू गलत है, तो वो सोचेगा कि तुम गलत हो, क्योंकि उसे कुछ रास्ता दिख रहा है और आपको दिख रहा है कुछ और। ये कलह मेरे साथ में तो बहुत लंबी चली, जिससे कि मैं वहां से तो वो जो दुख था मैंने जो झेला है, मैं चाहता हूँ अगर वो नहीं होता, अगर घर वाले सपोर्ट में होते, तो शायद मैं बहुत जल्दी उन चीजों को जीत चुका होता। सर अभी हमने देखा है लगभग 4-5 वर्षों से मैंने खुद देखा है कि आपका नेताओं राजनेताओं के साथ मंचों पे मंच साझा करना, ये बहुत सारे होर्डिंग लगे आपके मिलते हैं चौराहों पर जगह जगह, तो आने वाले समय में हमको आपको राजनीति में भी देख पाएंगे, तो आप राजनीति में आएंगे? देखिए, राजनीति का तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसका वो नहीं है। देश नीति के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसी को सशक्त बनाने के लिए या कुछ और ऐसी संभावनाएं हैं जिनके लिए मैं जो हमारे राजनेता लोग हैं या ये हैं, उनके पास में अपनी बात लेकर भी जाता हूँ कि कहीं जो एक मेरा छोटा सा प्रयास है उसको बल मिल जाए और वो एक बड़ा बन जाए, जिससे कि जो 4000 लोगों को मैं लाभ दे रहा हूँ, आपने भी कहा कि बहुत सारे किसान भाई जुड़ना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ दे पाऊँ। तो देश नीति मेरा मन का विषय है, राजनीति भी देश नीति को साधती है कहीं ना कहीं। तो
जो मेरा जो नेतृत्व, जो आपने कहा नेताओं के और उन सब लोगों के साथ में बैठना या फिर मंच साझा करना, बस यही है कि अगर कोई मंच है वहां से देश नीति और राजनीति भी देश नीति पे ही आधारित है, तो देश नीति की अच्छी योजनाओं की और उनकी चर्चा होती है। मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं विचार साझा करता हूँ। रही बात राजनीति में आने की या ना आने की, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, देश नीति के लिए अगर राजनीति में आना भी पड़ा, क्योंकि अभी तो मेरा फोकस कुछ और है, मैंने बताया ये 4,000 को 4 लाख करना है, तो वो एक प्रयास है चारों तरफ से अब कि भाई राजनीति में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं जो इसको बल दे सकती है, बाकी समाज में भी बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। तो वो जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो समझती हैं कि मैं सही कर रहा हूँ या ये इससे एक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन समाज की तरफ हो सकता है, तो उन सबका स्वागत है। और मैं अभी चूंकि शुरुआत की है मैंने, वो विचार मेरे मन में पहले फूटा है, तो मैं वही विचार लेकर सबके पास जाता हूँ। ऑर्गेनिक खेती किसानों को क्या फायदा है, और अगर किसान ऑर्गेनिक खेती करता है तो उसकी आय किस प्रकार बढ़ सकती है? देखिए, बहुत सारे आंकड़े हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर का रेवेन्यू है पूरे देश का, वो लगभग 52-53 लाख करोड़ है, ठीक है, और जिसमें पेस्टिसाइड, खाद और बीज वाली कंपनियों का है वो 30 लाख करोड़ से ऊपर है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 50% से ऊपर जो किसान की आय है वो इन चीजों में चली जाती है, जिसमें अभी डीजल और मजदूरी का पैसा नहीं लगाया जाता है। महंगी दवाइयां हैं बहुत सारी। एक तो ये है, जो एक आंकड़ा मैंने इसलिए दिया, एक बहुत बड़ी इनकम का सोर्स किसान का वहां जाता है। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, एग्री एक अलग चीज है। एग्री का मतलब होता है खेती किसानी, जो भी कर रहे हैं हम, खेती की जो प्रैक्टिस है, और कल्चर का मतलब होता है कि एक पद्धति और एक वो वातावरण जो कल्चर डेवलप हुआ है। हमारा एग्रीकल्चर बहुत रिच है, क्लाइमेटिकली हमारे पास जितने जोन है वो किसी देश पे नहीं है। जमीन हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है, पानी हमारे यहाँ का मीठा है, कुछ हिस्सों में को छोड़ दें तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ पर अवसर है। प्रकृति ने खुद का एक चक्र बनाया था खेती के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि प्रकृति से बड़ा ना तो कोई रचना करता है, ना उससे बड़ा कोई केयर करने वाला है, उसमें सारा कुछ समायोजित है। जब बैलेंस बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं वो कुछ करती है। तो प्रकृति के सापेक्ष जो खेती की जाएगी वो हमारे लिए लाभ है। तो पहले क्या था कि कीड़े लगते थे, सबसे ज्यादा दवाइयां कीड़े की लगती हैं, कीड़े लगते थे। हमारी खेती क्यों रिच थी, जिसने हमें सोने की चिड़िया बनाया था, वो इसलिए रिच थी क्योंकि जो खेती हमारे जो कीड़े वगैरह लगते थे, तो हमारे खेतों में आसपास बहुत सारे पेड़ होते थे जिन पे ऐसे पक्षी भी होते थे जो उन कीड़ों को खाते थे, तो जो हानि होती थी वो कम होती थी। कुछ ऐसे हमारे मित्र कीट होते थे जो उन कीड़ों के अंडे वगैरह को खा लेते थे, ठीक है, जिससे फसल की सुरक्षा होती है, जिससे फसल की सुरक्षा होती रहे। तो एक ऑटोमेटिकली वो था। कभी कोई व्याधि के रूप में आ सकता था, तो ये एक प्रकृति का एक सिस्टम बना हुआ, प्रकृति का एक सिस्टम बना हुआ था। हमने क्या किया कि केमिकल लगाने से एक तो उसको सिस्टम को ब्रेक कर दिया, तो हमारे पक्षी भी मरे, कीड़े भी मरे जो हमारे मित्र कीट थे, लेकिन जो हानिकारक कीट थे उन्होंने अपनी क्षमताओं को बढ़ा लिया और वो दोबारा जिंदा हो गए। जो सरल थे, दोस्ती के स्वभाव, भाई अगर तुम दुश्मन को मारो तो वो थोड़ा भी जिंदा रह गया तो दोबारा खड़ा होता है, और अगर दोस्त को तुमने घात भी दे दिया थोड़ा, तो वो कभी जीवन भर उठ नहीं पाता। तो जो मित्र कीट थे हमारे, वो बेचारे शायद इसी आहत बहुत हो गए कि हम तो इनका अच्छा कर रहे हैं और ये हमारे लिए भी जहर दे रहे हैं। ये था, उन्होंने अपनी संख्या कम कर ली, होती गई। भाई दुश्मन जब हावी हो जाएंगे तो दोस्त भी वो हो जाएंगे, हमने दोस्तों को भी दुश्मनों के हवाले कर दिया, ये कहना है। दूसरी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज है, सबसे मूल्यवान चीज है भूमि, जमीन।
आज की खेती जमीन के आधार पर नहीं हो रही, खेती हो रही है बाजार की डिमांड के आधार पर जी। तो उसको इसकी बाजार में केवल खेती बिजनेस बन चुकी है और बिजनेस भी सही से कर नहीं पा रहे हैं। पहले खेती एक कला है जी। ठीक है, वो आर्ट भी है, जो आर्ट की तरह करता है उसके लिए आर्ट, लेकिन अब सब लोग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर बिजनेस सीखना पड़ेगा कि इस बिजनेस को चिरंतर कैसे रखा जाए, सस्टेनेबल कैसे बनाए। तो जमीन आज हमारी केमिकल फर्टिलाइजर से उनके एडिक्टेड हो गई है और धीरे 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 वो मरणासन अवस्था में जा रही है। तो अगर जमीन का लॉस हो गया तब तो कई पीढ़ियों का नुकसान होगा, आगे आने वाली पीढ़ी कुछ दे ही नहीं पाएंगे और हम शायद एक ऐसी कलंकित पीढ़ी बनेंगे जो करोड़ों साल से चली आ रही जमीन जिसकी उपजाऊ क्षमता बहुत अच्छी थी उसको हमने नष्ट किया। सर बहुत सारे किसान परंपरागत रूप से जो खेती होती आई है, जैसे धान है, गेहूं है, बाजरा, मक्का आदि की खेती करते हुए आ रहे हैं, जिससे उनका इनकम का सोर्स जो था वो जैसे पहले था वैसे ही महंगाई के साथ साथ थोड़ा सा बढ़ा है। अगर किसान अपनी उतनी ही जमीन में ज्यादा उपज करके ज्यादा उसको फायदा मिले, इसलिए वो इन खेतियों को भी करके और थोड़ी और नई फसलें, किस प्रकार की नई फसलों को उगाए जिससे कि उसको ज्यादा फायदा मिल सकता है। हाँ देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान अपने काम को सम्मान कम दे रहा है जी। अगर सम्मान देता उस काम को तो वो नए आयामों पर भी विचार करता, नई खेतियों पर भी विचार करता और उसको सोचता कि अच्छा कैसा है। भेड़ चाल वाली स्थिति है, आज कोई फसल महंगी होगी तो सब लगा लेंगे, कल को वो फिर सस्ती होगी तो फिर सब उसको छोड़ देंगे, फिर महंगी हो गई तो किसान अभी ये डिसाइड ही नहीं कर पाता। मैं एक बात कहूंगा यहाँ कि खेती आज से भी अगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खेती को प्रभावित करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है प्लानिंग। किसान की प्लानिंग बाजार के अनुसार कर लेता है, कभी कभी सही होती है, ठीक है बाजार को कैप्च कर लिया, लेकिन कभी कभी ये बहुत बड़े नुकसान का कारण बनती है। प्लानिंग एक 5 साल की प्लानिंग खेती की जाए कि अब मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, तब वो समझ पाएगा कि बाजार कैसे चढ़ता उतरता है, उसकी चाल भी पकड़े, ठीक है, और नुकसान से भी बचेगा। दूसरा, खेती अगर बदल के खेती मिक्स क्रॉपिंग को हमें अपनाना है, एक के साथ दूसरी फसल, एक मान लो किसी वजह से खराब होती है, बहाव कम होता है तो दूसरी उसको दे, तो सह फसली विधि जो है वो अपनानी पड़ेगी किसान को, चाहे वो किसी कोई सी भी खेती करे। जैसे पहले धान में हमारे यहाँ सनई की खेती कर ली जाती थी, ठीक है। अगर धान, वो अलग बात है कि घर के यूज को ले ली जाती थी रस्सी वगैरह बनाने के लिए और बाकी बेच दी जाती थी बाजार में अगर ज्यादा होती थी। आज वो जूट का काम बंद हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने मिक्स मोनोक्रॉपिंग पे आ गए, तो उसके साथ में मिक्स खेती, जैसे उड़द के साथ में बाजरा होता था या ज्वार होती थी, अरहर के साथ ज्वार होती थी, इस तरह की खेतियां हमारे यहाँ होती थी। उसमें क्या है, एक दूसरे के पूरक होती थी वो फसलें, रोग एक दूसरे से रोग और कीटों से भी रक्षा करती थी। तो मिक्स क्रॉपिंग पे जाना होगा, प्लानिंग एक अच्छी करनी होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग भी सही करनी होगी, तब जाके इनकम बढ़ेगी। अभी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा कितने किसानों को अपने साथ में जोड़ करके उन्हें किस प्रकार के रोजगार और उनकी आय बढ़े, इसके लिए किस प्रकार के आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, लगभग हमारे 4000 किसान हमारे साथ हैं जी। हमारी 2 चीजों पे एक फोकस है। पहला तो उनकी कॉस्ट को कैसे हम कम कर पाए, इसके लिए हम 25 से 30,000 टन खाद बनाते हैं जो किसान को 80% सब्सिडी पे हम देते हैं, तो सीधा सीधा उनकी कॉस्ट को कम करता है। और वो खाद ऐसा है जो उनकी जमीन को आगे जीवंत रखेगा, ना कि जैसे केमिकल लगा के जो मर रही है उसको मार देगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम उनको कुछ ऐसी फसलें देते हैं जो अच्छा लाभ दे पाए,
फसल चक्र भी अपनाने की बात करते हैं। तीसरा जो अगर जो ऑर्गेनिक क्वालिटी पे हम बात कर रहे हैं उसमें हम उनको प्रीमियम भी देते हैं। तो ये प्रयास है कि उनको किस तरह से किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट भी हम चलाते हैं जिनमें एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की मदद हम किसानों को देते हैं, जिससे कि वो अपना विकास कर सके, उसकी आय भी बढ़ सके। आय डायरेक्ट आय बढ़े और इनडायरेक्ट भी उसको बेनिफिट है, दोनों चीज। सर, महिला सशक्तिकरण को लेकर के आपके क्या विचार है? क्योंकि समाज में महिलाओं के प्रति काफी हिंसा देखने को मिलती है, जबकि अभी अगर आज के समय में देखा जाए तो महिलाएं अभी जब भारत पाकिस्तान के बीच में पहलगाम के बाद में जो टेंशन हुई थी उसके बीच में महिलाओं ने जाकर फाइटर प्लेन उड़ा करके पाकिस्तानी कुछ अड्डे भी तबाह किए। और उन्हीं महिलाओं का आज के समय में गाँवों में ज्यादातर देखा जाता है कि उनके साथ में हिंसा आदि चीजें होती रहती हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है और महिलाएं इनसे कैसे बाहर निकल करके अपने लिए भी रोजगार ढूंढ सकें? सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मैं इस पे अपने विचार मेरे क्या है वो मैं देता हूँ। पता नहीं ये विचार कहाँ से आ गया, जो हिंसा वगैरह आप बिल्कुल सही है, वास्तविक है। इनमें सामाजिक स्ट्रक्चर की बहुत सारी चीजों की क्या ब्रेन वॉशिंग और ये सब रहा है, क्या क्रांता रहे हैं, क्या पारिवारिक मजबूरियां रही हैं। उसी में एक उदाहरण जैसे आपने दिया अभी फाइटर प्लेन वाला, ठीक है, उन्होंने उड़ाया है, शुक्रिया है हम। तो महिला सशक्तिकरण का वो अपने आप में शक्ति स्वरूप है। मेरी माताओं बहनों से ये कहना है कि वो अपनी शक्ति को पहचाने। दूसरा, हमें वो जननी वाला सम्मान और स्थान उन्हें दे देना चाहिए, बस सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये हिंसा वगैरह मिलेगी नहीं, वो वात्सल्य प्रेम और ममता यही सब रह जाएंगे। ये जानना चाहेंगे क्योंकि ये हम पहले जब आपसे आने के बारे में हमारे घर के लोगों को पता चला तो सारे लोग किसानी हैं, तो उन्होंने कहा था कि नियाज सर से जाके एक बात पूछना कि यदि कोई किसान आपसे जुड़ना चाहे, जो भी आपने बताया 4000 किसान आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो किसान आपसे किस प्रकार जुड़ सकता है? हाँ, देखिए, अभी तक चूंकि किसान भाइयों के बहुत हर जगह मुझसे ये रहता है, लोग जुड़ना चाहते हैं। अभी क्या है कि मेरे पास एक बाजार का और उसका एक सीमित दायरा है जी, तो मैं कितने माल को बाहर बेच सकता हूँ। उस दायरे को बढ़ाने में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मेरा भी ये है कि इन किसानों को बहुत जल्दी मैं आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन इतने पर भी जो किसान वास्तविक में बहुत मोटिवेटेड है उनके लिए अभी हमने बीच में रजिस्ट्रेशन कम कर दिए थे, जोड़ना बंद कर दिया था, क्योंकि कुछ किसान केवल वो लाभ लेने को जुड़े, वास्तविक जो जमीन पे काम करना था उसके लिए नहीं जुड़े। तो हमने उनको निकाला भी और मन थोड़ा सा टीम का भी डिमोटिवेट हुआ कि हमने इनको किस योजना के लिए जोड़ा और इन्होंने क्या करने लग गए। एक ओछे लाभ के चक्कर में एक बड़े उद्देश्य को पीछे छोड़ रहा है। तो अभी हमारा ऑफिस है कसुमरा, जो किसान जुड़ना चाहता है वो वहां जाए ऑफिस पे, अपनी बात बताए वो क्यों जुड़ना चाहता है, ठीक है, क्या करने का उसका इरादा है। केवल लालच है तो शायद उद्देश्य दोनों का पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम लालच पूरा नहीं कर रहे, हम विकास की बात कर रहे हैं। लालच तो छोटा होता है और एक परिवर्तन बड़ा होता है। एक चिरंतनता कैसे बनी रहे उनकी इनकम की भी, उनके विचारों की भी, और उनकी जो स्किल्स है वो और कैसे निखर के आए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। सर, ये कसुमरा ये वो है ना, ये मनौना धाम के पास ना। तो सर, आप तो इधर ही के सर रहने वाले हैं, आपने मनौना धाम के बारे में सुना होगा कि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों का क्या कहना है कि ये मेरा कोई ना, तो मैंने ये देखा है ऐसा होते हुए कि कैंसर ठीक हो रहे हैं जल पिलाते हुए, ये बहुत सारी बीमारियां दूर हो रही हैं। क्या आप मानते हैं विज्ञान के युग में ये जल पिलाने से भी सब संभव हो सकता है? क्या आप सर गए हैं मनौना धाम? हाँ, मैं गया हूँ। मैं तो फाउंडर उसमें था जब उसकी प्लेंथ रखी गई थी, जब उसकी नींव रखी गई थी, तो हम गए थे वहाँ। शायद वो जो ईंटें रखी हुई है नींव वाली, उसमें हम शामिल थे। देखिए, बात पानी का एनालाइज किया जा सकता है और बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि पानी में कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन आस्था का कोई एनालाइज नहीं है।
तो वो पानी ठीक नहीं कर रहा है, वो लोगों की आस्था ठीक कर रही है। और भगवान के प्रति जो सच्ची आस्था से जाता है, विज्ञान इतना तो मानता है कि अगर सकारात्मकता कहीं पर आपके विचारों में है तो शरीर खुद में ऐसे केमिकल्स भी जनरेट कर लेता है कि आपके रोग को ठीक कर देता है। तो सकारात्मक होकर जो व्यक्ति जाएगा, श्रद्धा भाव से जो जाएगा, मैं समझता हूँ कि प्राकृतिक और साइंटिफिक इसके दोनों रीजन है। अगर आध्यात्मिक को, और आध्यात्मिक भी है, अगर धार्मिक को छोड़ दिया जाए तब भी, तो आस्थाएं आप जहां रख सकते हो, जिस रूप में रख सकते हो, सकारात्मक आस्थाएं आप रखो जाओ, तो निश्चित है कि आपका तन का अगर नहीं हो तो मन का लाभ तो बहुत अच्छा होगा। और मन अगर सही हो गया तो वो अपने आप को, तन को सही कर लेता है। मन पॉजिटिव है तो विचार पॉजिटिव होते रहे। ये सर, जो हमने रिसर्च की थी उसमें हमें पता चला कि आपने कोविड के समय बहुत कई हजार लोगों की मदद की थी। तो आज आपके द्वारा किस प्रकार की समाज सेवा के उसी प्रकार से चल रही है, और आपकी जो समाज सेवा है वो किस प्रकार के व्यक्तियों को लाभ देती है? देखिए, मेरा सेवा भाव है उसमें। आपने कोविड की बात की, कोविड में क्या था कि आप जैसे भाइयों ने या जो समाज के लोग थे उन्होंने उसका हाईलाइट कर दिया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ 2015 में मैंने 300 टॉयलेट बनवाए थे। एक मैंने सर्वे कराया था, उसमें ये निकल के आया था कि बहुत, उसको बाद को एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत सारे रोग ऐसे थे जो टॉयलेट ना होने की वजह से फैल लेते। ठीक है, फिर मैंने उनका मेडिकल कैंप लगा के ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टरों से राय ली, तो डॉक्टरों ने बताया इसका कारण एक ये भी है, तो वो मैंने किया। और कुछ पानी का था, अब तक मैं लगभग 300 से ऊपर वो वाले लगभग 150 फीट गहरे नल लगवा चुका हूँ। उस समय भी वो लगवाए थे। हर साल अभी लगभग 40,000 लोगों का हम मेडिकेशन वो करा चुके हैं। और बहुत सारी चीजें, ये लिस्ट तो नहीं है क्योंकि मैंने कभी उसको याद रखने की कोशिश नहीं की, मगर गर्व होता है जब चीजों को देखता हूँ, किसी को पानी पीते हुए उस नल पे देखता हूँ, या जब मैं गांव में जाता हूँ और उस पे टॉयलेट पे लिखा होता है। आज तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस चीज का वो घर घर वो सब कुछ कर दिया है, सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस समय शायद अभाव था कि 14 में हमारी वो आई थी, उन योजनाओं पे शायद काम हो रहा था, लेकिन मैंने देखा तो वो कर दिया। तो इस तरह से, और ये समाज सेवाएं आज भी जारी है। जितना मुझ पे समय, ऊर्जा जो भी है मेरी, वो सब समाज के लिए ही मैं एकत्रित कर रहा हूँ और मैं उसमें लगाता रहता हूँ। मैं खुद से कहूंगा तो वो बात कहीं ना कहीं शायद मेरा उद्देश्य वैसा रह जाएगा। जो लोग देखते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, जिनके पास में लाभ पहुंचा है, उन सबको पता है कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट विचारों से उससे क्या कर रहा हूं। सेवा समाज की कर रहा है। केवल निस्वार्थ नहीं, मेरा स्वार्थ भी है। मैं एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना सहायक होना चाहता हूँ। एक अच्छा समाज अगर हमारा होगा तो उसमें रहने में मुझे भी बहुत आनंद आएगा।